देख रहे हैं ट्रेडर्स हॉटलाइन। मैं हूं प्रदीप पंड्या और आपसे अब हर रोज 10:30 बजे मुलाकात हुआ करेगी आपके सवालों के सीधे जवाब देने के लिए। बाजार के उतार चढ़ाव के बीच अगर आप ये सोच रहे हैं कि सेल ऑन राइज है या बाय ऑन डिप्स है, जो शेयर आपके पास है उसमें बने रहना है या निकलना है, इन सारे सवालों के जवाब हम आपके लिए लेकर आएंगे। निफ्टी, बैंक निफ्टी से लेकर के तमाम शेयर्स की बात होगी, कैश की भी और एफएनओ की भी। तो आपके सारे सवाल हमें भेजिए, हम आपके साथ लगातार जुड़ेंगे और आपके सारे सवालों के जवाब देंगे। आप हमें फोन कर सकते हैं 1800-209-7890 पर। आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं 7045220000 पर। तो जो भी आपको पसंद हो उस जरिए का इस्तेमाल करें। और हाँ, आप ट्विटर पे आइए हमारे साथ, और ट्विटर पे अगर आप सवाल भेज रहे हैं तो अगर आपका सवाल एफएनओ पे है तो #AskAwazFNO लिखना ना भूलें। और अगर आपका सवाल कैश मार्केट से है तो लिखिए #AskAwazCash और पूछिए आपका सवाल। तो चलिए, आज आपके सारे सवालों के जवाब देने के लिए और आपके कॉल्स देने के लिए हमारे साथ manasjaysawal.com के मानस जायसवाल जुड़ रहे हैं। उनसे बात करें इसके पहले एक नजर बाजार पे डाल दीजिए। आज निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों कमजोर खुलते हुए आपको दिखाई दिए और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों के दबाव का असर साफ तौर पे देखने को मिला। एसजीएक्स निफ्टी ये इशारा कर रहा था कि हम कमजोर खुलेंगे। अब एक बड़े गैप डाउन के बाद निफ्टी एक सपोर्ट ढूंढ रहा है, ये हम कह सकते हैं। करीब 2% नीचे निफ्टी बैंक गिरावट को लीड कर रहा है उस डाउनग्रेड के बाद जो रेटिंग एजेंसीज की ओर से आए हैं। और वो दबाव साफ तौर पे आपको तमाम बैंकिंग शेयरों पे इस वक्त दिखाई देगा। खास तौर पे एक्सिस बैंक पे दबाव बढ़ता हुआ नजर आएगा। इसके साथ साथ बजाज फाइनेंस, चूंकि यहां भी डाउनग्रेड है। गिरने वाले कुछ और स्टॉक्स अगर आप इंडेक्स में देखते हैं तो आप देखिए कोल इंडिया, इंडसइंड बैंक, हिंडाल्को, अक्रॉस सेक्टर्स। और कमजोरी अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से आई है, ध्यान रखिए। तो जो स्टॉक अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से ज्यादा ताल्लुक रखते हैं, वहां से उनका कारोबार आता है, उन पे आपको प्रेशर बढ़ता हुआ ज्यादा दिखाई देगा। अब इस गिरावट में कुछ और स्टॉक्स शामिल हो रहे हैं। विप्रो पर आपकी नजर होनी चाहिए, हीरो मोटो और मारुति पर आपकी नजर होनी चाहिए, क्योंकि ऑटो स्टॉक्स में भी अब सेलिंग बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, जिनकी शुरुआत इतनी बुरी नहीं थी जितनी कि दरअसल बैंक्स में देखने को मिला था। अगर आप ब्रॉड मार्केट पर नजर डालें, इंडेक्स के बाहर देखें, तो हुडको आज का एक शानदार स्टॉक है जो कि नतीजे के बाद 20% की तेजी के साथ बना हुआ है। आप अच्छी तेजी देख रहे हैं ग्लेनमार्क फार्मा में आती हुई। ये स्टॉक हमने आपको शुक्रवार को आखिरी सौदा में सुझाया भी था तेजी के लिहाज से, तो यहां पर आपका मुनाफा बढ़ रहा है। और आईडीबीआई बैंक तेजी में है, हालांकि आज आपको यहां पर सर्किट खुलता हुआ नजर आया है। आगे चलें और मानस से बात करें उसके पहले डायरेक्टर साहब, एक नजर आपको डालनी चाहिए कुछ ऐसे स्टॉक्स पे जो नीचे से रिकवर होते हुए नजर आ रहे हैं। मिसाल के तौर पे आपकी नजर होनी चाहिए बीईएल पे, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स। ये पीएसयू स्टॉक है और यहां पर आप एक अच्छी रिकवरी निचले स्तरों से आते हुए आप देख रहे हैं। तो चलिए, फिलहाल बाजार सपोर्ट ढूंढ रहा है, उसको थोड़ा वक्त देते हैं। मानस, स्वागत है आपका। सबसे पहले ये बताइए, क्या आप निफ्टी या बैंक निफ्टी में इस समय कोई भी ट्रेड लेना चाहेंगे, इंट्राडे या पोजिशनल? क्या होगी आपकी रणनीति अगर कोई ट्रेड आप लेंगे तो? प्रदीप जी, देखिए, पहले पैटर्न को समझना बहुत जरूरी है। एक बहुत बड़ी रैली हमने देखी करीब 9,500 से लेकर 10,500 तक कुछ हफ्ते पहले, और पिछले हफ्ते निफ्टी ने अपना 200 डे मूविंग एवरेज टेस्ट किया। पूरा जो क्रैक था 12,400 से लेकर 7,500 तक, उसका 61.80% रिट्रेसमेंट लेवल को टेस्ट किया और उसके ऊपर निफ्टी सस्टेन नहीं हो पाया। वहां पर सेलिंग प्रेशर देखने को मिला है। वीकली चार्ट देखिए तो वहां पर आपको एक स्पिनिंग टॉप जैसा पैटर्न दिखेगा। मेरा समझना है कि शायद निफ्टी तैयार हो गया है एक मीनिंगफुल करेक्शन के लिए करंट लेवल से। मेरी राय में एक अगर ट्रेड लेना होगा तो वो सेल साइड पे रहेगा। 10,400 के स्टॉप लॉस रहेंगे निफ्टी पे, और कम से कम 10,000 तक के लेवल्स होंगे जो कि निफ्टी का 20 डे मूविंग एवरेज है। ओके, चलिए सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करें। इसके पहले बताइए, किसी शेयर पे अगर आप आज कोई कॉल ले रहे हैं तो क्या होंगे आपके कॉल्स? प्रदीप जी, जैसा मैंने आपको मेंशन किया कि मेरा व्यू थोड़ा सा कॉशियस, थोड़ा सा बेरिश है, इसलिए दो सेल कॉल रहेंगे। पहला कोल इंडिया पे सेल कॉल रहेगा, और उसका एक बहुत बड़ा रीजन ये है कि एक बड़ा सा रेजिस्टेंस 145 146 की रेंज में दिखने लगा है, और कोल इंडिया ने एक सपोर्ट 138 का ब्रेक किया है। मेरी राय में कोल इंडिया में एक सेल कॉल लेना चाहिए। स्टॉप लॉस 141 के रहेंगे, टारगेट 126 के रहेंगे। और बैंकिंग वीक लग रहा है तो मैं समझता हूँ कि एक्सिस बैंक पे ध्यान दीजिए, क्योंकि एक्सिस बैंक ने एक सपोर्ट 410 का ब्रेक किया है। लोअर टॉप लोअर बॉटम्स का आर्ली चार्ट पे कंफर्मेशन दिया है, तो यहां पर स्टॉक और करेक्ट हो सकता है। 385 के टारगेट रहेंगे, 416 के स्टॉप लॉस रहेंगे।
ओके, तो आप शॉर्ट कॉल लेके चलेंगे। कोल इंडिया पे बेचने की सलाह है और एक्सिस बैंक पर भी बेचने की सलाह आ रही है। दोनों स्टॉक्स फिलहाल आपको कमजोर होते हुए दिखाई भी देंगे बाजार में। आगे बढ़ते हैं और सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं। हमारे साथ शंभू प्रसाद जी जुड़ रहे हैं दिल्ली से। बताइए शंभू जी, क्या है आपका सवाल? सर, ICICI बैंक का जो है 350 कॉल लिया था, वो गिरते जा रहा है, कहाँ से गिरेगा इसके बारे में थोड़ा बता दीजिए। अगर हम निकलना चाहूँ तो निकल जाऊँ। और ओके, देखिए आपने 350 वाला कॉल लिया है 25 रुपए 75 पैसे में, यानी आप तकरीबन 375 की रेंज में दरअसल पैसे बनाएंगे इस कॉल ऑप्शन में, अगर आप बिल्कुल एक्सपायरी के दिन तक होल्ड करके चलते हैं तो। फिलहाल 342 पे आता हुआ दिख रहा है। मानस, एक अच्छी बात जो मुझे यहाँ पे दिखाई देती है इस गिरावट में, पिछले हफ्ते के लोज ICICI ने अभी तक तोड़े नहीं है, तो क्या आप इन्हें बने रहने की राय देंगे या आपकी रीडिंग है कि निकल जाना ही बेहतर है और गिरेगा? देखिए, मेरी नजर भी पिछले हफ्ते के लोज पे है जो कि 338 के आसपास है। और देखिए पैटर्न को समझिए, डेली चार्ट पे बेरिश एनगल्फिंग पैटर्न कुछ दिन पहले बना। अगर आप वीकली चार्ट देखिए तो वहां पर आपको डार्क क्लाउड कवर पैटर्न दिखेगा। 375 काफी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। मेरे हिसाब से पहला काम इनको करना है 338 के नीचे स्टॉप लॉस रखना है। जब भी उछाल मिले 350 लेकर 355 तक, तब वहां पर ICICI बैंक से निकले। और अब आपको लॉन्ग पोजीशन ICICI बैंक में तभी बनानी है जब ये 375 के लेवल्स ब्रेक करे। ओके, तो किसी भी उछाल में अगर आपको यहां से 350 से 355 के लेवल मिलते हैं, यहां से 10-12 रुपए, 8 रुपए, 10 रुपए, 12 रुपए, जितनी भी उछाल आए वहां पर आपको एग्जिट लेनी है ये ट्रेड फिलहाल, क्योंकि इसका ट्रेंड बदलता हुआ नजर आ रहा है। तो अब लॉन्ग साइड का ट्रेड आप होल्ड ना करें, क्योंकि आपने कॉल ऑप्शन रखा है तो ये लॉन्ग साइड का ट्रेड है। ये आपके लिए राय है, आगे तस्वीर साफ होने के बाद आप सोच सकते हैं, या फिर आप उछाल में एक बार फिर से इसको रिव्यू करें अगर यहां पर शॉर्ट का ट्रेड बनता है तो। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल फिर से एक बैंकिंग स्टॉक पर है और ये है HDFC बैंक। इंटरेस्टिंग बात यह है कि पिछले सत्र में हम ऐसी खबरें सुन रहे थे गुरुवार को दरअसल कि ICICI बैंक बाजार से पूंजी उठाने की सोच रहा है। उसके बाद हमने उस पर दबाव बढ़ते हुए देखा और आज एक अखबार में ये खबर आई है कि HDFC बैंक भी QIP के जरिए इक्विटी रेस करने की सोच रहा है। और आज HDFC बैंक पे भी आप प्रेशर आते हुए देख रहे हैं। जाहिर है कि हालांकि पूंजी जुटाने के बाद बैंकों की बैलेंस शीट मजबूत होती है, लेकिन HDFC बैंक, ICICI बैंक, जिस किसी भी बैंक में आप बड़ी पूंजी आते हुए देखते हैं तो वहां पर एक डाइल्यूशन भी होता है, आपकी ROE वगैरह कम होती है। तो एक बार की इमीडिएट प्रेशर देखने को मिल सकता है, जो कि आप देख रहे हैं। दानिश अंसारी हैं बरेली से, जिनका सवाल है HDFC पे। दानिश, बताइए किस तरह से आपने निवेश किया है? क्या आपने भी कोई ऑप्शन ले रखा है या फिर आप कैश में पोजीशन लेके खड़े हैं? सर, मैंने HDFC ऑप्शन में लिया है 1100 कॉल 4 लॉट में सर 47 रुपए से बाय किया था। सर मैंने अभी सर रखना है, इससे निकालना है, कंफर्म करना है। ओके, HDFC बैंक का आपने 1100 का कॉल ऑप्शन लिया है। मैं तो देख रहा हूं अभी हाल में तो ये 1100 के लेवल तक तो गया नहीं, 1060-70 का ही लेवल है और उसके ऊपर जाहिर है कि आपने प्रीमियम भरा है, तो एक तो आपका ऑप्शन थोड़ी दूर का दिखाई देता है। लेकिन HDFC बैंक आज देखिए कमजोर खुलने के बाद थोड़ा संभलता हुआ दिख रहा है। HDFC बैंक का बेहतरीन स्टॉक है इस सेक्टर का और हम बिल्कुल आंख बंद करके किसी को भी किसी भी डिप में निवेश की राय देते हैं, लेकिन आपने एक तो ट्रेडिंग की है और ऊपर के लेवल पे की है। और HDFC बैंक में इस समय एक और बात चल रही है, बैंक ने 3 नाम चुने हैं आदित्य पुरी साहब के सक्सेसर के लिए और वो RBI को भेजे हुए हैं। RBI के जवाब का इंतजार है। तो आदित्य पुरी साहब इतने दशकों के बाद अब यहाँ से किसी नए कप्तान के हाथ में कमान सौंपने वाले हैं। वो एक बड़ा इवेंट है जिसके ऊपर सभी की नजर है, लेकिन वो इन्वेस्टर की बात है। ट्रेडिंग के लिहाज से मानस, इस स्टॉक को लेकर के कोई शक नहीं होता कि ये बहुत ही अच्छा बैंक है, बहुत ही अच्छा स्ट्रॉन्ग शेयर भी है। क्या राय देंगे आप इन्हें? देखिए, यहाँ पे कुछ डिफरेंट साइन दिखते हैं। अगर आप लार्ज कैप प्राइवेट बैंकिंग नेम्स की बात करिए तो पिछले 4 दिनों में ICICI बैंक, एक्सिस बैंक, कोटक बैंक, इंडसइंड बैंक, यहाँ पर सेलिंग प्रेशर देखने को मिला है। लेकिन HDFC बैंक में कोई भी सेलिंग प्रेशर नहीं देखने को मिला है। हालांकि फ्राइडे को हमने लोअर लेवल पे बाइंग इंटरेस्ट देखा। मैं समझता हूँ कि HDFC बैंक एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर है जहां पर आपको 1020 के स्टॉप लॉस के साथ बने रहना चाहिए और जब भी ये 1060 के लेवल्स ब्रेक होंगे तो कम से कम आपको 1110 तक के लेवल्स देखने को मिलेंगे।
ओके, तो आपके लिए फिलहाल ये स्ट्रैटेजी है कि नज़र बनाए रखें और उन लेवल्स को ध्यान में रखते हुए आप अपनी पोजीशन पे बने रहें। देखिए आज भी नीचे खुलने के बाद अब ये दिन के हाईस की ओर वापस लौटता हुआ नजर आ रहा है HDFC बैंक का स्टॉक, तो यहाँ पर चिंता कम है। चलिए अगला सवाल लेते हैं। भूपेंद्र शर्मा का सवाल आया है हमारे पास और ये SMS के जरिए आया है। उनके पास M&M फाइनेंशियल्स की कॉल है 240 रुपए के स्ट्राइक वाली, जो इन्होंने ली है और 4 रुपए पे ली है। M&M फाइनेंशियल्स ये बहुत ही ज़बरदस्त तेज़ी वाला एक स्टॉक था, हम कह सकते हैं। लगातार एक के बाद एक हमारे एक्सपर्ट्स आपको यहाँ पर तेज़ी का कॉल दे रहे थे। इस लिहाज से 240 का कॉल ऑप्शन तो ठीक है, कॉल ऑप्शन आपने लिया 240 माइनस, ये थोड़ी मुझे लगता है बहुत ज़्यादा दूर का नहीं हो गया। देखिए अभी सीरीज़ की शुरुआत है, ठीक है, अभी आपके पास वक्त बहुत है, लेकिन फिर भी मुझे थोड़ा बहुत ज़्यादा दूर का ऑप्शन लग रहा है। ये क्या रहा है आपकी स्टॉक, क्या लगता है आपको, क्या आप कॉल लेंगे और अगर हाँ लेंगे तो क्या इन्हें राय देंगे कि थोड़ा करीब वाले कॉल में शिफ्ट हो जाए? देखिए ऑप्शन ट्रेडर्स को हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि आपको जब भी ट्रेडिंग करनी है और ट्रेंड के हिसाब से करनी है, तब आपको बिल्कुल एट द मनी या तो बिल्कुल जो जस्ट आउट ऑफ मनी कॉल हो वहां पर ही ट्रेडिंग करना बेहतर रहता है। और इतना डीप आउट ऑफ मनी कॉल में तो मैं नहीं समझता कि ये सही स्ट्रेटेजी है। मेरे हिसाब से वहां से निकले और कोई लोअर लेवल का, अगर इनको बुलिश लगता है ट्रेंड, तभी कोई लोअर लेवल का जो 190 और 200 के लेवल्स है वहां पर कहीं ट्रेड करे तो बेहतर रहेगा। फिलहाल के लिए स्ट्रक्चर की बात करें तो स्ट्रक्चर बहुत पॉजिटिव नहीं लगता है। हायर लेवल पे 185 एक रेजिस्टेंस है, पैटर्न को देख के लगता है स्टॉक और करेक्ट होगा, करीब करीब 160 155 के लेवल्स देखने को मिलेंगे। ओके, तो देखिए 185 के ऊपर निकलेगा तब तेजी होगी, अभी नहीं। तो फिलहाल आप तेजी से बाहर निकलें और गिरावट में अगर आप फिर से यहाँ पर तेजी के बारे में सोच भी रहे हैं तो बेहतर होगा आपके लिए कि आप थोड़े नज़दीक का ऑप्शन लीजिए। इतनी दूर पहुँचेगा नहीं। इनफैक्ट अगर किसी को M&M फाइनेंस का कॉल बेचना हो तो मेरे ख्याल से 240 बहुत ही अच्छा, बहुत ही सेफ लेवल है इस समय, जिसके ऊपर एक बुलिश मार्केट में भी स्टॉक को निकलना मुश्किल होगा। तो आपका लेवल गलत है। अगर स्टॉक चलेगा भी तो भी आपका पैसा नहीं बनेगा और हर रोज इसका प्रीमियम कम होता जाएगा। इससे निकलिए, फिर गिरावट में आगे सोचिए आपको क्या करना है। अगला सवाल ITC पे आ रहा है और यहाँ पर सचिन ने हैदराबाद से हमें मैसेज भेजा है। इनके पास जुलाई का 230 के स्ट्राइक वाला कॉल है, 3 रुपए 10 पैसे पे इन्होंने लिया है। तो ITC तो मजबूत स्टॉक रहा है। आज हालांकि हमने देखा पिछले सेशन में गिरावट आई थी, आज रिजल्ट के बाद ऊपर खुला, पर थोड़ा प्रेशर अभी आता हुआ आपको दिखाई दे रहा है। 230 इनका भी जो स्ट्राइक प्राइस है, अगर हम देखें तो पिछले शुक्रवार का हाई था करीब 210। तो इतना भी अगर पॉजिटिव रहे तो इस सीरीज में ITC वहां तक जा भी सकता है। लेकिन क्या ऐसा स्ट्रक्चर, ऐसी मजबूती आपको दिखाई दे रही है? मानस, ITC पे क्या कॉल दे रहे हैं आप? देखिए यहाँ पे मे भी वही गलती है, आपने डीप आउट ऑफ मनी कॉल में ट्रेड किया है। मेरे हिसाब से 210 200 ये दो स्ट्राइक प्राइस है जहां पर आपको ITC में लॉन्ग ट्रेड लेना है। और उसका मैं रीजन बताऊं, देखिए पैटर्न पॉजिटिव लगता है। पिछले 4 दिनों में आप वॉल्यूम्स में चेंजेस देखिए, मेरे ख्याल से डबल वॉल्यूम्स, एवरेज वॉल्यूम्स के होने लगे हैं पिछले 4 ट्रेडिंग सेशंस पे। हायर लोअर लेवल पे बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिला है। एक हर्डल 200 डे मूविंग एवरेज है जो कि 210 रुपए है, और जब भी स्टॉक 210 के लेवल्स ब्रेक करेगा तो नेक्स्ट टारगेट 235 से लेकर 240 की रेंज में आएगा। फिलहाल के लिए मैं समझता हूँ ITC में बने रहे, 190 का स्टॉप लॉस रखे और मेरे हिसाब से 130 से निकल के 210 के कॉल ऑप्शन में ट्रेड करें तो बेहतर रहेगा। ओके, तो ये आपके लिए स्ट्रेटेजी है। बेहतर लेवल पर आपका जाना बहुत जरूरी है। देखिए ऑप्शन ट्रेडर्स के लिए एक बात ध्यान में रखने वाली ये है कि आप किसी भी एक सीरीज के लिए यहाँ पे दांव लगा रहे हैं। चूंकि आपने सीरीज की शुरुआत में लगाया है तो वक्त तो काफी है, लेकिन आप ये देखिए कि पिछली 2-3 सीरीज में इस स्टॉक में आमतौर पे कितना बड़ा मूव देखने को मिला है, और अगर उतना बड़ा मूव आपको आता हुआ दिखे तो फिर आपके पैसे बनेंगे। इसलिए अगर आप बहुत दूर का ऑप्शन ले रहे हैं तो फिर आपके लिए लॉटरी के टिकट जैसा है। अगर आप ट्रेडर हैं, वाकई में ट्रेड करना चाहते हैं, तो सही लेवल देखकर आप डिप में एक करीब के ऑप्शन में एंट्री लें, वहां आपके पैसे बनेंगे। ये उम्मीद आपको रखनी चाहिए। तो ये स्ट्रैटेजी बेहद जरूरी है कि आप कौन से स्ट्राइक का ऑप्शन चुनते हैं। जैसे मानस ने आपको कहा 200 या 210 वाला लेवल चुनिए, वो आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा। अगर आप इस स्टॉक पे फिलहाल ट्रेड करने की सोच रहे हैं और आपका तेज़ी का व्यू है, तो स्टॉक में आप एक तेज़ी का मूड देख तो ज़रूर रहे हैं।
चलिए आगे बढ़ते हैं और बात एक नतीजे की। हमारी नजर है NHPC पे। कंपनी ने चौथी तिमाही में कमजोर नतीजे पेश किए हैं और अगर आप देखें तो मुनाफे में 73% की गिरावट देखने को मिली है। मार्जिन पर भी प्रेशर है। कंपनी के CMD अभय कुमार सिंह हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सिंह साहब, स्वागत है आपका। 73% आपका कंसोलिडेटेड मुनाफा 147 करोड़ पे आ गया 542 करोड़ के मुकाबले। अगर इसको आप थोड़ा समझाएं। एक्चुअली हमारा इसमें मुनाफे में देखें कुछ खर्चे ज़्यादा हो गए हैं और खर्चे ये होंगे कि हमारे कुछ तवांग प्रोजेक्ट, हमारा 2 प्रोजेक्ट वहाँ पे चल रहा था, तो उसको हमने काफ़ी दिन प्रयास करने के बाद आगे नहीं बढ़ पा रहा है बिकॉज वहाँ थोड़े लोकल इश्यूज़ हैं, तो उसमें हमने कुछ खर्चे बुक किए हैं 150 करोड़ के आसपास। दूसरी चीज़, हमने इस बीच में CSR में कोविड की वजह से काफ़ी कुछ खर्च किए हैं, तो कुछ खर्चे बुकिंग हुई है। अदरवाइज़ ओवरऑल अगर आप देखें तो हमारे पूरे साल का प्रॉफिट पीछे से काफ़ी बढ़ा है और कारण ये रहा कि हमने जनरेशन बहुत अच्छा किया है, मानसून भी अच्छा था, तो अगर ओवरऑल देखते हैं तो हम काफ़ी अच्छे पोजीशन में हैं। ओके, आपने कहा कि 2 प्रोजेक्ट्स हैं जो अटके हैं जिसके आपने कुछ खर्चे बुक किए हैं। अगर आप बताएं कौन से वो 2 प्रोजेक्ट्स हैं और क्या अभी भी डिले है, कितना डिले है, कब तक पूरे होंगे ये? नहीं, वो डिले नहीं हुए। तवांग 1 और 2 को हमने प्रोजेक्ट लेना था, तो उसकी कुछ इस्टेब्लिशमेंट कास्ट काफ़ी हमारी हो चुकी है, क्योंकि हम वेट कर रहे थे कि शायद हमारी क्लियरेंसेस प्रोजेक्ट हो जाए। FRA जो फॉरेस्ट क्लियरेंसेस होते हैं, बट लोकल के लोगों की उसमें कुछ अपना शंका है, तो हमने प्रयास करते रहे हैं। प्रोजेक्ट बहुत अच्छे हैं, वाइबल हैं अरुणाचल में, तो उनके कारण से हमने उस चीज़ को कुछ अपने खर्चों में डाला हुआ है। जो इस्टेब्लिशमेंट खर्चे कर चुके हैं, कुछ उसमें इन्वेस्टिगेशन हमने किया था, कुछ DPR बनाने में कार्य किया था, तो उन खर्चों को थोड़ा हमने यहाँ पे अपने में डाला हुआ है। और जैसा बताया कि आपको CSR के ऊपर भी करीब 100 करोड़ के आसपास हमने टोटल किया है, तो 250 करोड़ तो मेरे खर्चे इस कारण से बढ़े हैं, जिसकी वजह से वहाँ पे थोड़ी आपको प्रॉफिट कम दिख रही है। सर, उसके लिए तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि CSR पे आपने जो इस समय कोविड के वक्त पे खर्च किया है वो लोगों के बहुत काम आएगा। और आपके जैसी कंपनी, हम सुनते हैं जिन एरियाज़ में आप हैं, जहाँ पे आप काम करते हैं, वहाँ के लोगों के लिए आप काफ़ी कुछ लगातार करते रहते हैं। एक आखिरी सवाल मेरी ओर से ये होगा कि इस समय आप कितना लोड फैक्टर देख रहे हैं, कितने कैपेसिटी से आप प्रोडक्शन होते हुए देख रहे हैं बिजली का आपके प्लांट्स पे? बिजली की डिमांड आप किस तरह की देख रहे हैं? ऑफ टेक किस तरह का देख रहे हैं? क्योंकि कोविड की वजह से हालांकि काफ़ी सारे सेक्टर्स में हमने देखा है कि कारोबार कम हुआ है, लेकिन बिजली का कंजम्पशन शुरू में घटा था, पर अब जो हमारे सामने आंकड़े आ रहे हैं ओवरऑल इंडस्ट्री लेवल पे कि फिर से वो नॉर्मल होता जा रहा है। हाँ, इसमें मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारा हाइड्रो प्रोजेक्ट में हम काम कर रहे हैं और हाइड्रो में हम एक सर्टेन क्वांटिटी के ऊपर पानी स्टोर नहीं कर सकते। तो इट इज़ हाइड्रो हमारे एक मस्ट रन प्रोजेक्ट है जो हमें चलाना है, और हाइड्रो एक रिन्यूएबल पावर है, क्लीन पावर है। तो मेरी जितने भी हमारी डिमांड रही है, हमारी पूरी डिमांड जो जनरेशन मेरी कैपेसिटी है उसको पूरा यूटिलाइज़ किए। मेरा एक भी क्यूबिक मीटर अगर पानी के है तो मेरा वेस्ट नहीं गया है। तो हमारे ऊपर में जनरेशन के और डिमांड सप्लाई में कोई इम्पैक्ट कोविड की वजह से नहीं आया है। और एक और कारण रहा है कि हमारे प्रोजेक्ट रिमोट एरिया में हैं काफ़ी, और वहाँ के जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन जो कि हमारे रिलेशन बहुत अच्छे कार्य करते हैं, तो उन्होंने बहुत सपोर्ट किया कोविड के पीरियड में। और MHA से जो गाइडलाइंस आई कि ये एसेंशियल सर्विसेज में पावर आती है, तो उसके वजह से हमें कुछ छूट मिली, जिनके कारण से काम के और बहुत डेडिकेटेड हमारी टीम रही, जो कि कम लोगों के साथ भी बहुत जोश के साथ इस पीरियड में काम कर रही है, और कोई भी मशीन को उन्होंने ब्रेकडाउन नहीं होने दिया। तो हमारे ऊपर में अगर सीधा सा देखें तो कोविड का इम्पैक्ट, जो पावर रिस्ट्रिक्शन चल रहे थे कोविड से पहले और कोविड के बीच में, कोई इम्पैक्ट नहीं आ रहा। और अभी चूँकि डिमांड भी बढ़ गई है, तो ये इसका असर दूसरे पावर प्रोड्यूसर पे पड़ेगा, उनकी जनरेशन बढ़ रही है। बट हमारे में कोई चेंज नहीं है, हमारी जो पहले भी थी चल रही है, और हमारा जो डिमांड सप्लाई है वो ठीक मेंटेन हो रहा है। ओके, सिंह साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये सारे डिटेल्स देने के लिए।
अब मॉनसून भी तेज रफ्तार से आगे बढ़ रहा है, समय से पहले बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, तो वो भी हाइडल प्रोजेक्ट्स के लिए एक अच्छी खबर होगी। मानस, NHPC के चार्ट जरा आप देखिए। इस स्टॉक पे जो सबसे अच्छी बात हम देखते हैं और अक्सर हाईलाइट करते हैं वो ये है कि इसकी डिविडेंड यील्ड बहुत अच्छी है। इस समय 7% की डिविडेंड यील्ड आपको मिल रही है, जो आपको FD पे भी नहीं मिलता कहीं, और करीबन 31 रुपए की इनकी बुक वैल्यू है। उस लिहाज से भी इस समय ये काफ़ी नीचे है। तो फंडामेंटली आप कह सकते हैं कि वैल्यूएशन अच्छे हैं, लेकिन आपके चार्ट्स क्या कहते हैं इस पे? देखिए, मार्च से जब हमने मार्केट में गिरावट देखी तो NHPC में कोई मेजर गिरावट नहीं देखी है, कंसोलिडेशन देखने को मिला है। अगर आप डेली चार्ट देखिए तो वहां पर एक राउंडिंग बॉटम जैसा दिखेगा। केवल इंतजार है इसका 200 डे मूविंग एवरेज ब्रेक होने के लिए, जो कि 22 रुपए के आसपास है। और जब भी ये 22 के लेवल ब्रेक करेगा, मैं समझता हूँ कि उसके बाद आपके टारगेट 30 से लेकर 35 रुपए के बीच में रहेंगे। ओके, तो जैसे ही ये 22 के ऊपर निकलेगा तो ये 30 से 35 की तरफ जाएगा, तो इंतजार कीजिए उस ब्रेकआउट का, इसको वक्त दीजिए। ये स्टॉक बड़े आराम से अपने तरीके से चलता है, कोई जल्दबाजी नहीं। अगर आप हमारी बातचीत सुन रहे हैं और ये सोच रहे हैं कि क्या आपको NHPC के स्टॉक पे इस समय दाव लगाना चाहिए, तो 22 रुपए के लेवल के निकलने तक इंतजार कीजिए। फिलहाल स्टॉक अट्रैक्टिव ज़रूर है, लेकिन बेहतर होगा कि आप इसको थोड़ा वक्त देकर चलिए। तो ये बात हुई हमारी, और स्पीच आपको हम ये बता दें जाने से पहले कि इस संकट के वक्त तेज और सटीक जानकारी आपको मिलना बेहद ज़रूरी है। और मनी कंट्रोल प्रो ये आपका वो भरोसेमंद साथी है जो आपको आगे रखता है। मार्केट डेटा के साथ निवेश के जबरदस्त आइडियाज़ मिलते हैं आपको मनी कंट्रोल प्रो पे, और आपको लगाना पड़ेगा केवल हर रोज का ₹1। तो आप कूपन कोड का इस्तेमाल करें PRO365 और इसको सब्सक्राइब करें। तो इसके साथ ही फिलहाल हम बाजार को छोड़े जा रहे हैं। इस वक्त एक करीब 100-125 पॉइंट के नुकसान के साथ निफ्टी में, करीबन 450 पॉइंट के नुकसान के साथ बैंक निफ्टी में, और 400 पॉइंट नीचे सेंसेक्स में। 3 में से 2 स्टॉक्स इस वक्त कमजोरी के साथ ट्रेड करते हुए नजर आ रहे हैं, और आपकी नजर लगातार बनी रहनी चाहिए डाउ फ्यूचर्स पे, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय बाजारों के साथ ही इस वक्त हम चल रहे हैं और आगे की चाल भी काफी हद तक इसी पर तय होनी है। आज सुबह हम देख रहे थे डाउ फ्यूचर्स में एक बार 100-125 पॉइंट की तेजी थी, फिर करीबन उतनी गिरावट। इस समय फ्लैटिश है, करीब 15 पॉइंट के नुकसान के साथ चल रहा है। तो ग्लोबल मार्केट के संकेत सुधरने का फिलहाल हमारे बाजारों को इंतजार है। लेकिन फिलहाल मुझे आप दीजिए इजाजत। आगे हमारे 3 चैंपियन खिलाड़ी आ रहे हैं जो आपको बताएंगे कौन से हैं वो स्टॉक्स जहां आपको दाव लगाना चाहिए। और ध्यान रखिए, इस बार पिछले 3 हफ्तों के विजेता आपके साथ जुड़ रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1 में हर्षदा के साथ।